नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम नीतीश दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे, राहत शिविर केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे, तो टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ के सर्वेक्षण को लेकर निकले हैं और हवाई सर्वे बाढ़ का करेंगे। इसके अलावा जो राहत कैंप चलाए जा रहे हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे और किस तरीके से टीकाकरण केंद्र पे टीकाकरण हो रहा है इसका भी जायजा लेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा मधुबनी के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए निकले हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से बाढ़ ने वहां तबाही मचाना शुरू कर दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हवाई सर्वे के लिए निकले हैं। स्थिति का जायजा लेंगे, किस तरीके से वहां हालात इस वक्त हैं, उसके बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो राहत शिविरों का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री आज। तो टीकाकरण केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे और सूबे के मुखिया जो निकले हैं हवाई सर्वेक्षण करने के लिए। बाढ़ की क्या स्थिति है? अभी कुछ दिनों पहले बाढ़ से लोग परेशान थे, जिसके बाद जलस्तर में कमी आई थी और थोड़ी राहत जरूर पहुंची थी लोगों को, लेकिन एक बार फिर से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब बाढ़ ने लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव डाला है और इसी का सर्वेक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वे पर निकले हैं। संवाददाता मरगूब आलम फोनलाइन पे जुड़े हैं। मरगूब, एक बार फिर से सीएम दरभंगा मधुबनी के इलाके में सर्वेक्षण के लिए निकले हैं, क्या पूरा कार्यक्रम है आज? देखिए, मुख्यमंत्री का जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो क्षेत्र अस्पताल में है। हम देखिए जहाँ वो पूर्व विधायक के कह सकते हैं कि संतप्त परिवार को वहाँ कह सकते हैं कि प्रस्तावना देंगे, वहाँ पर शादी अर्पित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ से बाढ़ राहत शिविर का दौरा करेंगे और बाढ़ राहत शिविरों का दौरा करेंगे और दरभंगा और मधुबनी के इलाकों में जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है, खास करके दरभंगा में उस टीकाकरण अभियान केंद्र का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री का दौरा दोनों है, प्रशासनिक भी है और निजीकरण कह सकते हैं कि निजी कार्यक्रम में भाग लेने का भी है। उसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ अधिकारियों से बातचीत करेंगे, किस तरीके से बाढ़ को लेकर के अधिकारी वहाँ हो रहा है, क्या डायरेक्शन होगा, क्या राहत शिविर में किस तरह की कमी है, लोगों की शिकायत भी सुनेंगे, उनका निराकरण भी करेंगे और 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पटना लौट आएंगे। तो फिलहाल ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री वहां अभी पहुंच गए हैं और वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री का जो निरीक्षण का कार्यक्रम है अनिजी वो शुरू हो गया है। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। संवाददाता मरगूब आलम हमें बता रहे थे इस वक्त कि मुख्यमंत्री वहां पर निकले हवाई सर्वेक्षण करने के लिए और उस इलाके का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ साथ जो राहत कैंप चलाए जा रहे हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे, साथ ही टीकाकरण केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा होगी आज। चलिए, पूर्णिया में टीकाकरण महाअभियान के तहत 526 केंद्र बनाए गए हैं, जहां वैक्सीन लेने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पूर्णिया जिले में 1 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य है। टीका ले रहे लोगों ने बताया कि टीका सबके लिए जरूरी है, जिसने भी टीका नहीं लिया उन्हें टीका अवश्य लेनी चाहिए। कई टीका लेने वाले लाभार्थियों ने कहा कि पहले टीका को लेकर उनके अंदर डर था, लेकिन अब यह डर खत्म हो गया और टीका जरूरी है। तो लोगों में जागरूकता का असर भी दिख रहा है और आज टीकाकरण को लेकर महाअभियान चलाया गया है और जिसके तहत पूर्णिया में भी लोग पहुंच रहे हैं टीका लेने के लिए। महाअभियान चल रहा है जिसमें 1 लाख लोगों को टीका लगने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 526 केंद्र बनाए गए हैं पूरा पूर्णिया जिला में और उसकी मॉनिटरिंग भी हो रहा है और हम लोग भी सुबह से अच्छे तरह से सभी लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। क्या तो जरूरी है, कई मनुष्य को जब वायरस निकल गया है तब तो अब हर मनुष्य को टीकाकरण होना ही जरूरी। और बात तो आज सिवान की, जहां बसंत नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही देखी गई। वैक्सीन लेने के लिए धक्का मुक्की वहां पर दिखी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। तो सिवान के बसंत नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही नजर आई है और वहां लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां नहीं किया गया है और लोग वैक्सीन लेने पहुंचे जिस केंद्र पर, वहां पर भीड़ अधिक होने की वजह से आपस में धक्का मुक्की लोगों ने की है और व्यवस्था वहां पर सही तरीके से नहीं दिखी और सिवान के बसंत नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही नजर आई है। तो कोरोना टीकाकरण को लेकर महाअभियान की शुरुआत आज हुई है और लक्ष्य रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण आज हो और इसी के तहत हर जगह अतिरिक्त केंद्र बनाए गए हैं और इसी के मद्देनजर सिवान जिले की बात करें तो वहां भी
एक केंद्र बसंत नगर में वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहां पर धक्का मुक्की हुई है और भीड़ ज्यादा होने की वजह से वहां लापरवाही देखने को मिली और अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए हो गया। तो सिवान के बसंत नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही का आलम दिखा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का को दरकिनार करते दिखे वहां पर, और हालांकि काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे वैक्सीन लेने के लिए, और पहले वैक्सीन लेने को लेकर वहां लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई और लापरवाही का आलम वहां पर देखने को मिला। व्यवस्थाएं जिस तरीके से की गई थी उसका सही तरीके से पालन नहीं हुआ। काफी संख्या में लोग एक साथ पहुंच गए थे वहां, और पहले वैक्सीन लेने की जो होड़ है इसी वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर से जो खबरें आ रही है धक्का मुक्की होने की या फिर हंगामे की खबरें आ जाती है, अक्सर ये देखा जाता है वहां पर सब जो भी लोग वहां पहुंचते हैं हर कोई ये चाहता है कि पहले वैक्सीन ले लो और यहां से चले जाएं। लेकिन जब ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है तो नियमों का पालन वहां नहीं करते हैं लोग, आपस में धक्का मुक्की हो जाती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात जदयू की करेंगे। अपने संगठन को विस्तार और धारदार बनाने के लिए जेडीयू मूल्यांकन ऐप का निर्माण कर रही है। इस ऐप के माध्यम से जेडीयू के तमाम नेता और पदाधिकारी अपने प्रतिदिन के काम का लेखा जोखा उस ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे। पार्टी के शीर्ष नेता उन तमाम पदाधिकारियों और संगठन से जुड़े लोगों के कामों की समीक्षा ऐप के माध्यम से करेंगे। जो लोग भी बेहतर काम नहीं करेंगे उनको संगठन से अलग करने का भी जेडीयू काम करेगी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जेडीयू एक मूल्यांकन ऐप का निर्माण कर रही है ताकि तमाम लोगों के कामों का लेखा जोखा पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता चल सके और बेहतर काम करेंगे उनको जेडीयू पुरस्कृत भी करेगी। से जुड़ने का और अपने पदाधिकारियों को हर दिन का गतिविधि को जानने के लिए पार्टी ने एक मूल्यांकन ऐप लाया है, और मूल्यांकन ऐप के माध्यम से जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं या जिला स्तर के पदाधिकारी हैं या हमारे प्रखंड के पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी का प्रतिदिन की गतिविधि वो क्या कर रहे हैं, उनके पार्टी के साथ क्या गतिविधि है और उनका मूल्यांकन, उसी मूल्यांकन के हिसाब से उनका रिपोर्ट करता है। रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर सियासी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने तंज भरे शब्दों में ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि पिछले एक वर्ष में 15 लाख लोगों की नौकरी आ गई और एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सोचिए, डबल इंजन के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद किया है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सियासी हमला बोला है सरकार पर। पूर्णिया के अमर प्रखंड की कनकई नदी में कटाव से अब तक सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कटाव निरोधी कार्य को ग्रामीणों ने खुद से संभाल लिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपने गांव और आशियाने को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये तस्वीर अमर के मीर टोला महेश भटना गांव के, जहां की बड़ी आबादी नदी में किसी भी वक्त समा सकती है। लिहाजा लोगों ने खुद के प्रयास से कटाव को रोकने की कोशिश की है। स्थानीय लोगों की माने तो सरकारी स्तर पर प्रयास नहीं किए जाने के कारण कटाव को नहीं रोका जा सका। ऐसे में उनके पास खुद के श्रमदान से कटाव रोकने के लिए सिवा और दूसरा विकल्प नहीं है। लोगों ने वो काम करने का एक जज्बा अपने दिल पर लेकर के कोदाली और जो भी हथियार हो सका वो लोग लेकर के यहाँ आया है। और इन लोगों का कहना है कि जैसे दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद के एक सड़क बनाया था, उसी तरह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि खाड़ी ब्रिज के अंदर से जो है इस नदी को फंसाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इधर आए हैं कि अपना जान बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए सभी कोदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर। भागलपुर की बात करें तो बाढ़ से स्थिति खराब है और बाढ़ पीड़ित दाने दाने के लिए मोहताज हैं। इसका कारण यह है कि उनके घरों में बाढ़ का पानी अब तक लबालब भरा हुआ है। खेतों से उनका व्यवसाय चलता है, उनमें भी पानी है। दूसरी ओर प्रशासन की नजर में बाढ़ समाप्त हो चुका है। गांव से बाढ़ का पानी निकल चुका है। जहां भी सामुदायिक किचन चल रहा था वो भी बंद कर दिया गया है। लोग इसी तरह सत्तू व भूजा खाकर अपना गुजर बसर करते नजर आ रहे हैं। सामुदायिक किचन बंद हो जाने से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ के बाद सरकार की ओर से कई जगहों पर राहत शिविर बनाया गया था। सरकार के अनुसार बाढ़ का पानी अब गांव से निकल गया है और अब सरकार के राहत शिविर में सामुदायिक रसोई सहित अन्य सुविधाओं को बंद कर दिया गया है और लोग ने
अपने घर जाने को कह दिया है लोगों से। और अभी भी बाढ़ पीड़ित कह रहे हैं कि अभी उनके गांव में स्थिति ऐसी नहीं है कि वो घर जा सकें। पानी छै घर हम केना रहबै, पानियो फेरो बढ़ा लगले, खानो बंद कर देलकै, कैसा रहबै, की खेबै, कपड़ा लत्ता सब भासी गेलै पानी में। कितना पानी जमी घर में? तब पानी में वलतील का पानी गेलै तऽ नहीं भसतै। एलिए डुबा भसा दूधो दै छलै, खानो बन गेलै, बच्चा और दूध गंज बन गेलै। हम्मे समेत बुखार सुकर उकर रोटियो बाटी गरस भुजो सत्तू खाके रह जेबै, बुतरुक बेगर दूध और कैसे रखबै। पटना में गंगा का रौद्र रूप जारी है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के नाइटी घाट में खतरे के निशान से ऊपर चली गई है गंगा। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर 48.650 हो गया है, जबकि सोमवार को गंगा का जलस्तर 48.56 था। वहीं खतरे का निशान 48.60 है। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि गंगा लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भी गंगा के जलस्तर में भारी वृद्धि होगी। फिलहाल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से खतरे की आशंका दिखाई दे रही है। तो पटना में बाढ़ की स्थिति बन सकती है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मरगूब, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त क्या ताजा स्थिति आपको जानकारी मिल रही है? खतरे के निशान से ऊपर चली गई। गंगा का जलस्तर कल 48.56 था, जो अभी से थोड़ी देर पहले ये बढ़ के 48.650 हो गया। इसका जो खतरे का निशान है नाइटी घाट में नीचे वो है 48.60। इसका मतलब है ये 5 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर चली गई। एक दूसरा, जो हमारे केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी से बातचीत की है, गंगा अनवरत लगातार बढ़ रही है। 24 तारीख से जो गंगा में वृद्धि हुआ है वो लगातार जारी है और गंगा में अभी लगातार कई दिनों तक वृद्धि की संभावना है। केंद्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार आपदा प्रबंधन विभाग को यह किया है कि गंगा के पानी में उफान बिल्कुल जारी है। आने वाले चंद घंटों में, आने वाले दिनों में ये जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं पटना के नक्का दियारा के इलाकों में फिर खतरा है बाढ़ का। अभी भी पानी है और ज्यादा सैलाब आएगा तो लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इसे देखते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को इलाज भेज दिया है और कहा है कि अगर हालात आज से 15 दिन वाले पहले हुए तो फिलहाल स्थिति को उसी तरीके से बना के रखी जाए और फिलहाल हालात को काबू में करने के लिए सारे इंतजाम किया जाए। तो अमित जी, हालात से खराब हो रहे हैं, पटना के लिए भी खतरा है और जो गंगा के अगल बगल जो इलाके हैं, जिन इलाकों में 15 दिन पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, वहाँ हालात धीरे धीरे खराब होने लगे हैं और गंगा का पानी फिर प्रवेश होने लगा है और गंगा में लगातार जो बढ़ोतरी है वो जारी रहेगी और अभी भी गंगा 2 घंटे पर 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आने वाले चंद घंटों में दिनों में गंगा के कारण कई इलाकों में निश्चित तौर पर गंगा का पानी फैलेगा और चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। संवाददाता मरगूब आलम हमें बता रहे थे इस वक्त तो खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है और लगातार जलस्तर में वृद्धि है, जिसको देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी किया गया है और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई। फिलहाल गंगा मधुबनी की जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण पर सीएम नीतीश कुमार निकले हैं और राहत केंद्रों का जायजा भी लेंगे, निरीक्षण करेंगे टीकाकरण केंद्रों का और पुल तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में आपदा राहत केंद्र का निरीक्षण करेंगे और दरभंगा में कोरोना टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा मधुबनी के इलाके में जो बाढ़ की स्थिति है उसके निरीक्षण के लिए निकले हैं। साथ ही उस जगह जो वहां राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को वहां मदद मिल रही है, इसका भी जायजा लेंगे। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों की भी स्थिति की जानकारी लेंगे और इस पूरे हालात की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो दरभंगा मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं सूबे के मुखिया और देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां बाढ़ के हालात हैं, उसको लेकर किस तरीके से वहां जो निर्देश है वो दिए जाएं और कैसे लोगों को राहत पहुंचे और लोगों की स्थिति जो इस वक्त है उसमें सुधार हो, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। साथ ही राहत केंद्रों और टीकाकरण केंद्रों का भी साथ साथ जायजा लेंगे सीएम नीतीश कुमार और इसके बाद समीक्षा की जाएगी और फिर संबंधित अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए जाएंगे कि किस तरीके से वहां उस इलाके में लोगों को राहत पहुंचाई जाए और उनको जो बाढ़ की स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए। तो सीएम नीतीश बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और दरभंगा मधुबनी
जिले का जायजा ले रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और साथ ही वहां जो राहत केंद्र है उसमें किस तरीके से इस वक्त लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है उसका भी जायजा लेंगे और जानेंगे। जो लोग हैं प्रभावित उनसे हालचाल पूछेंगे और व्यवस्था की जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त अशोक मिश्र फोनलाइन पे जुड़े हैं। अशोक का एक बार फिर से सीएम नीतीश दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे पर निकले हैं और क्या लगता है आज फिर से नया निर्देश शाम तक दिया जा सकता है संबंधित अधिकारियों को? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी दरभंगा एवं मधुबनी के बाद ग्रस्त इलाकों का यह सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्योंकि गंगा के जलस्तर में फिर काफी वृद्धि हुई और खासकर के जो छोटी छोटी नदियां हैं उनके जलस्तर में भी काफी वृद्धि हुई है और नेपाल के इलाके में जो भारी बारिश हुई है उसका असर बिहार पर भी दिखा है और यही वजह है कि गंडक हो, बागमती हो या गंगा और ये सभी नदियां अब खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है और फिर मिथिलांचल के इलाके में स्थिति भयावह हो गई है, जिससे हमारा वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो वापस लौटेंगे, फिर अधिकारियों के साथ लौटेंगे और उसको दिशा निर्देश देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आते हैं इलाके के अधिकारियों से भी बात करेंगे। जो सामुदायिक किचन बनाया गया है उस किचन को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है, क्या बाढ़ग्रस्त इलाकों की जनता के लिए सरकार ने राशि मुहैया की है और जो उन्होंने निर्देश किया है उसका सही अनुपालन हो रहा है। इन सारी बातों की जानकारी एक बड़ी बात अशोक यहाँ पर ये है कि साथ साथ मुख्यमंत्री जो जायजा लेते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, टीकाकरण केंद्रों की स्थिति की भी जायजा वो लेते हैं और जो कोरोना का जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा करते हैं। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए जो भी सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ सामुदायिक किचन बनाया गया है वहाँ पे उसके बगल में या जहाँ भी बाढ़ पीड़ितों को सराहा गया उसके बगल में ही प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाए जाते हैं ताकि जो बाढ़ पीड़ित है उसको भी रखें। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब भी अपनी दौरे पर जाते हैं तो वो उस सेंटर पर भी जाते हैं जहाँ टीकाकरण की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई। तो आप कह सकते हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के जमीनी स्तर की जानकारी करते हैं और जहाँ कहीं बाढ़ पीड़ितों के द्वारा जो भी कोई शिकायतें मिलती है या जो भी कमी महसूस होती है मुख्यमंत्री उससे आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं अधिकारियों को और फिर पटना आठ संबंधित जिला के अधिकारियों से बात करके फिर विशेष निर्देश देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना एक स्टाइल है। तो वो सबसे पहले बाढ़ग्रस्त इलाकों का करते हैं, फिर स्थल निरीक्षण करते हैं और उससे जो फीडबैक मिलता है उसके बाद अधिकारी। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक मिश्र हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़े थे और बता रहे थे जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां इस वक्त हवाई सर्वेक्षण पर निकली हैं। दरभंगा मधुबनी इलाके के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनका हालचाल जानेंगे, साथ ही वहां पर जो राहत के कैंप चलाए जा रहे हैं उसका भी जायजा लेंगे, साथ ही टीकाकरण केंद्रों की भी समीक्षा होगी, उसकी स्थिति की जानकारी ली जाएगी। तो मुख्यमंत्री इस वक्त हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं मधुबनी और दरभंगा के इलाकों का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कैमूर की करेंगे जहां पानापुर में पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ है, वाहनों का आवागमन बाधित है। स्थानीय लोगों ने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। मोहनिया से बक्सर जाने का मुख्य मार्ग इससे बाधित हुआ है, तो स्थानीय लोगों ने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। और कैमूर से खबर है जहां पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है और पानापुर में ये सड़क क्षतिग्रस्त हुआ, वाहनों का आवागमन फिलहाल बाधित हो गया है और वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। और मोहनिया से बक्सर जाने का मुख्य मार्ग बाधित हो गया है इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने से और वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने दी है और ताकि इस मामले की जांच पड़ताल हो और वहां पर व्यवस्थाएं की जाए। और बिहार के बगहा में बाढ़ का कहर जारी है। मौजूदा वक्त में हालात यह है कि वीटीआर यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जंगली जानवरों को परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक वीटीआर के ग्रास लैंड पूरी तरह से जलमग्न है। सामने आई तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि टाइगर रिजर्व के जानवरों को किस तरह से परेशानी हो रही है। जंगल में 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। जंगल में पानी प्रवेश कर जाने के बाद जानवरों में अफरा तफरी का माहौल है। तो बाढ़ से आम लोग तो परेशान हैं, साथ साथ जो जंगली जानवर हैं उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे वहां पर जो जंगली जानवर हैं उनकी भी परेशानी बढ़ गई है।
बगा में जब सरकारी सिस्टम ने दम तोड़ दिया तो ग्रामीणों ने हाथों में बांस की बल्लियां लेकर पहाड़ी नदी से दो हाथ करने की ठान ली। ग्रामीण मनोर नदी की तेज धारा ने दरदरी में ध्वस्त बांध को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वहां लोग खुद से मरम्मती करने के लिए निकले हैं नदी के धार को। 5 बजे आया और लगभग 7 बजे तोड़ दिया बांध को। उसके बाद से हम लोग अपने अपने घर से बांस लाए और जहाँ जहाँ नज़दीक बांस था उसको भी काटे और वही काट के और धारा को हम लोग मोड़ना चाहे। और इस समय तक मोकामा थाना इलाके के बरहापुर बिंटोली में नहाने के दौरान गंगा नदी में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि 8 साल का रवीश सुबह गंगा नदी में नहा रहा था कि इस दौरान वो नदी की तेज धारा में बहने लगा। इस दौरान लोगों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड क्षेत्रों में इन दिनों हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कमला और भासान नदियां काफी उफनाई हुई हैं, जिसको लेकर नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। तो वहीं गंगा के बच्चों को इस पानी में मस्ती करने का मौका मिल गया है। गंगा नदी में यहाँ रोज बच्चे ऊंची जगहों से नदी में छलांग लगाते हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का कारण हो सकता है। दिन भर दर्जनों बच्चे नदी में कूदते और तैरते रहते हैं, जो बच्चों का मस्ती का जरिया बना हुआ है। मस्ती कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकती है। और बात मुजफ्फरपुर की, जहां बाढ़ की विकराल हालत और सरकार की तरफ से बाढ़ राहत नहीं मिलने से नाराज लोगों ने छपरा मुजफ्फरपुर मेन रोड को जाम कर दिया। बता दें कि सरैया थाना इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। जाम कर रहे लोगों को बाद में प्रशासन ने किसी तरह समझा बुझाकर वहां से हटाया और जाम को खाली करवाया। और बात तो सीतामढ़ी की, जहां आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता और वार्ड सदस्यों की कोशिशों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये उनकी कोशिशों और लोगों के बीच जागरूकता का ही परिणाम है कि शहर के मधुबनी गांव में आधा दर्जन बुजुर्ग महिलाएं और युवा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने पहुंचे। इस भीड़ में ज्यादा लोग ऐसे थे जो आज पहली बार वैक्सीन लेने पहुंचे थे। मौके पर मौजूद निवर्तमान मुखिया रमाशंकर शाह ने बताया कि वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसकी वजह से आज के कैंप में ज्यादा लोग आए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बहुत सी महिलाएं और पुरुष ऐसे मिले जिन्हें यह मालूम ही नहीं था कि सुई लेना क्यों जरूरी है। अभी ये लोग जो लाइन में खड़े हैं सारे लोगों का बाकी है अभी। आशा लोग जागरूक की है। मोतिहारी के अशोका इंटरनेशनल स्कूल कैंपस से जुड़े गोदाम में 361 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि रात में स्कूल के गोदाम से शराब को पिकअप वैन पर लादकर सप्लाई किया जा रहा था। तभी पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। शराब बरामद होने के बाद स्कूल के प्रबंधन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि वो अपना गोदाम घोड़ा सहन के किसी उर्वरक व्यवसायी को भाड़े पर दिया था, जिसमें वो उर्वरक तो रखता ही था, साथ ही साथ शराब का भी कार्य करता था, जिसकी जानकारी उससे पहले से नहीं थी। लेकिन इन सबके बीच शिक्षक अशोक श्रीवास्तव गोदाम को भाड़े पर देने का कोई सबूत पुलिस के समक्ष नहीं रख पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। शराब बरामद होने के बाद स्कूल के प्रबंधक को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है, जिसमें उसने बताया कि घोड़ा सहन किसी उर्वरक व्यवसायी के भाड़े पर दिया था, जिसमें उर्वरक के साथ साथ शराब का भी काम होता था। बात बेतिया की, जहां नरकटियागंज में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर महिला की गला दबाकर हत्या कर दिए जाने का मामला अब प्रकाश में आया है। मामला साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया गांव की है। मृतक की मां ने बताया कि 5 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सतवरिया गांव निवासी तुलसीदास के पुत्र अजय दास से शादी हुई थी। शादी के बाद ही दामाद बार बार बाइक की मांग कर रहा था और नहीं देने पर पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतक के गले पर निशान है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
औरंगाबाद शहर के चित्रगुप्त नगर इलाके में अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब युवक ठेले पर सब्जी बेच रहा था। बताया जा रहा है कि मृत युवक मोहल्ले में घूम घूम कर सब्जी बेचता था। सब्जी बेचने के दौरान 2 की तादाद में आए अपराधियों ने पहले तो युवक को पकड़ने की कोशिश की और अपराधियों को खुद की तरफ आता देखा मृतक भागने लगा। इस दौरान एक अपराधी ने उस पे सर में गोली मार दी। लड़का में खोल का चार भाग जाता था इसी चलते। ये एक सब्जी विक्रेता हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी आगे कार्रवाई की जा रही है, प्राथमिक दर्ज किया जा रहा है। हत्या का कारण कुछ पता चला क्या? अभी सब पता किया जा रहा है। अभी बोलना कितने के संख्या में थे अपराधी? 2 लड़कों की बात। खबर है पटना से, जहां राजेंद्र नगर में छात्र छात्राओं का हंगामा हुआ है। पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भराए जाने से नाराजगी है। बीच सड़क पर छात्र बैठ गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस, समझाने का प्रयास इन लोगों को जारी है। तो पटना के राजेंद्र नगर की ये वारदात है, जहां पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भराए जाने से छात्रों में नाराजगी है और वो सड़क पर बैठ गए हैं वहां धरने पर। और राजेंद्र नगर पर छात्रों का हंगामा हुआ है और छात्र वहां जमकर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां हंगामा कर रहे हैं छात्र। और ऐसे ही ये इलाका जो है वो जाम की स्थिति से जूझता रहता है। इस वक्त वहां पूरी तरीके से जाम लग गया है और पुलिस हालांकि समझाने का प्रयास कर रही है। पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भराए जाने से छात्र छात्राओं में नाराजगी है, जिसको लेकर ये लोग वहां बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े। मरगूब, फिलहाल क्या वहां पर स्थिति है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है? इनकी संख्या और पटना में बहुत दिनों के बाद छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखिए, राज्य सरकार ने इन लोगों को प्रमोटेड किया था पार्ट 1 से, जो लोग पार्ट 2 में, जो पार्ट 2 में वो पार्ट 3 में। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन लोगों को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी। उसके विरोध में इन लोगों ने जम के हंगामा कर दिया है। पूरा राजेंद्र नगर जाम है। राजेंद्र नगर फ्लाईओवर के नीचे पूरी दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। पुलिस पहुंची है और अधिकारियों से बातचीत कर रही है। पुलिस ने अधिकारियों से इनकी बातचीत कराई है। अधिकारियों का कहना है कि डीसी के संज्ञान में पूरा मामला दिया गया है और जल्दी आपके मामले में विचार किया जाएगा। लेकिन छात्र छात्राओं का कहना है कि आज मरो और करो की स्थिति है। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी आदेश निकाले कि जितने छात्र हैं उन सभी को फॉर्म भरने दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में पहल किया है, बातचीत चल रही है। जब तक इन लोगों का कहना है कि लिखित आश्वासन नहीं होगा, ये लोग सड़क से नहीं हटेंगे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा गया है। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे, पुलिस वहां पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अड़े हैं कि फॉर्म भरने की अनुमति जब तक नहीं मिल जाती वो लोग यहाँ जाम पर धरना पर बैठे रहेंगे और यहाँ पर वो अपना प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल हमारे बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।